अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। अवाम की अक्सरियत बशमूल सियासतदानों का ख्याल था कि इलेक्शंस के बाद मुल्क की सियासी हालात कदरे पुरसुकून हो जाएंगे, सियासी कैदियों की रिहाई मुमकिन होगी और मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, इस्तेहकाम की जानिब मुल्क बढ़ेगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स दिखाई देती है। अदम इस्तेहकाम कम होने की बजाय बढ़ रहा है। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अफाम तफहीम की बजाय हायल रुकावटें मजीद बढ़ती चली जा रही हैं। दोनों अतराफ से सख्त गिरी का मुजाहरा किया जा रहा है। एक तरफ तहरीक इंसाफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हतमी सियासी जंग लड़ने की तैयारी कर रही है, जिसकी शुरुआत पहले अडयाला जेल में लगने वाली अदालत के अंदर मसनूई दीवारें ऊंची करने से हुआ, जिसके बाद बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से नाम लेकर पाक अफवाज के अफसरान के खिलाफ मुसलसल सख्त ज़बान का इस्तेमाल किया गया। हुकूमती और इंतज़ामी सतह पर इस पर मज़ीद जो अदालती अहकामात और अपोजिशन के मुतालबात के बावजूद बुशरा बीबी के टेस्ट ना कराए जाने से मज़ीद इसको तकवीत मिली और इस तरह मामलात हर गुजरते दिन के साथ बेहतर होने की बजाय मज़ीद कशीदा होते जा रहे हैं। कुछ ही रोज़ में ज़िमनी इलेक्शंस, 6 जजेस का ख़त और अपोजिशन की तहरीक ऐसे मामलात हैं जो पहले से ज़्यादा कशीदा हालात को मज़ीद कशीदगी की तरफ ले जा सकते हैं। कोई भी फरीक एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज अडयाला जेल में समाअत के दौरान अदालत की जानिब से बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया को इस तरफ से कुछ इंसाफ तो दिया गया कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना जेल इंतज़ामिया को अदालत में कायम लकड़ी की दीवारें हटाने का हुक्म देने के साथ बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के तिबी मुआयने की दरखास्तें मंजूर की और बुशरा बीबी का एंडोस्कोपी टेस्ट निजी अस्पताल से कराने का हुक्म भी सादर किया है। अब देखना यह कि हुकूमत इस हुक्मनामे पर अमल करती है या फिर से लहतो लाल से काम लेती है। अपोजिशन और हुकूमत दोनों के दरमियान एतमाद का फुकदान इस कदर ज़्यादा है कि तहरीक इंसाफ समझती है कि वो चोरों से हाथ नहीं मिलाएगी, जबकि हुकूमत इस बात पर मुसर है कि तहरीक इंसाफ सख्त गिर मिजाज के साथ किसी भी किस्म की मुज़ाकरात की राह में रुकावट है। अब तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम साहब की तरफ से क्या कहा गया, जो यकीनन बानी PTI का स्टांस भी है, बात करने का क्या कौन रहा है। यकीनन गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ये बात की, आज बिलावल भुट्टो भी इस तरह की बात कर रहे हैं। अब जरदारी साहब ने गुज़श्ता रोज़ क्या कहा हमने आपको दिखाया, बिलावल साहब आज क्या कहते हैं ज़रा वो भी आपके सामने रखते हैं। पार्लियामान में जो रूल्स है उस दायरे में रह के काम करे तो हम अपोजिशन को वेलकम करते हैं, अपोजिशन की तनकीद को वेलकम करते हैं। PTI का तरीक़ेकार है, उससे ये नेशनल रिकन्सिलिएशन और नेशनल यूनिटी की एफर्ट को बार बार धचका पहुंचाया जाता है। नुकसान अगर इसका हो रहा है तो पाकिस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान की मीशत को हो रहा है और साथ साथ उस सियासी जमात को भी हो रहा है जो एहतजाज कर रहा है। खुद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आइन और कानून की बात करती है तो वो कहते हैं कि आइन और कानून को सबसे ज़्यादा पामाल PTI कर रही है। वज़ीर कानून ने इस पर आज क्या मौक़िफ़ अपनाया, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। हैरत इस बात की है कानून पढ़ाया कहाँ से जा रहा है, जो हाल कानून का आयल के उस तरफ से किया जा रहा है और पार्लिमानी रवायात का सबके सामने है। यही वो बात है जो कि इनको गवारा नहीं है, इस बात को ये सुनने को तैयार नहीं है। शायद तरबियत ऐसी है जनाब स्पीकर कि अगर मुल्क के आइनी सरबराह के खिताब के दौरान जिस तरह के रवैये का मुजाहरा किया गया वो ज़रूर तकलीफ दे और शर्मनाक है, वो शर्मनाक है। आज ही तहरीक इंसाफ की जानिब से एक कदम और आगे बढ़ाते हुए स्ट्रेटेजिक मूव लेने का फैसला ये भी किया गया है कि जहां उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से महाज खुला हुआ है, हुकूमत के साथ दस्तूगरेबा है, वहीं जुडिशरी के साथ दस्तूगरेबा होने का फैसला भी किया है। खासतौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को एक ख़त लिखने की बात हो रही है कि बानी PTI ख़त लिखेंगे जिसमें सवाल उठाया जाएगा कि क्या आप एक्सटेंशन तो नहीं ले रहे हैं, जिसमें सवाल किया जाएगा कि तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर बानी खेज़ खामोशी क्यों है। आज इस मुतालिक PTI के बैरिस्टर शुएब शाहीन ने आके बताया, वो क्या कह रहे थे ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। सारा पाकिस्तान इस बात पे एक गुफ्तशुनीद कर रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्सटेंशन ले रहे हैं या ये जो कठपुतली बैठे हुए हैं जिन्होंने डाका डाल के हमारे मैंडेट पे वो उनको एक्सटेंशन दे रहे हैं उनकी उन खिदमात के सिले में। और इस तरह की कोई भी मूव होगी ये मुल्क और आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी। यानी तहरीक इंसाफ बैक वक्त एक तीर से 2 नहीं बल्कि 3 शिकार करने जा रही है। यानी एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट को हदफ़े तनकीद बना रहे, निशाने पर रखा हुआ है, हुकूमत को निशाने पर रखा हुआ है और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को भी निशाने पर रख लिया है कि आप हमारे केसेस ना सुने और फिर क्या आप एक्सटेंशन लेने जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे, इस पर बात करें, उस पर ख़त लिखना। यकीनन ये 3 महाज हैं जो PTI ने बैक वक्त खोली और PTI से सवाल तो ये भी है कि जब इतने सारे महाज एक साथ खोल लेंगे तो क्या कोई रिलीफ मिल पाएगा, क्या इस तरह बातचीत हो जाएगी, क्या वो जो पावर टॉक्स टू पावर वाला कुलिया मरीम नवाज शरीफ साहिबा का था कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी,
बट पीटीआई तो मज़ामत के बाद मुसलसल मज़ामत ही करती चली जा रही है। उसमें रिकन्सिलिएशन की बात तो कहीं नहीं है, वफामत की बात तो कोई नहीं है, वो किसी से भी कोई बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन हुकूमत है कि मुसलसल वफामत की बात कर रही है, मुसलसल बातचीत की बात कर रही है, लेकिन ना तो स्टांस फ्लेक्सिबल हुकूमत की तरफ से है, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जवान क़ायद ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम क़ायद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क़ायद साहब, गुज़श्ता रोज़ पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए आसिफ जरदारी साहब ने एक बार फिर रिकन्सिलिएशन की अफ़ाम तफ़हीम से मामलात को हल करने की बात की। लेकिन दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि अगर हमारा चोरीशुदा मैंडेट वापस नहीं करेंगे, जब तक वो वापस नहीं करते कोई बात नहीं होगी, पहले मैंडेट वापस करें फिर बात भी हो जाएगी। तो किस हद तक जस्टिफाइड है पीटीआई ये कहने में? बहुत शुक्रिया जी। ये जो बयान जरदारी साहब का आपने कहा है, ये हमारी पार्टी की एक कंसिस्टेंट पोजीशन है और हम समझते हैं कि मिल बैठ के ही जमहूरियत के मसाइल जो हैं वो डायलॉग के जरिए आगे बढ़ सकते हैं। और आज तक जो जमहूरी अमल मुस्तहकम जो आगे बढ़ने का अमल हुआ है वो मिल बैठ के ही हुआ है, तो तसादम की सूरत में नहीं हुआ। अब भी ये बात समझने की जरूरत है, अगर कोई समझना चाहे तो बिस्मिल्लाह। देखिए, गुजारिश ये है कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया, वापस करें तो बात होगी। अच्छा भाई, अच्छा फर्ज करें उनकी इस बात में कुछ वजन है, फर्ज करें तो फिर मैंडेट आपका वापस हो गया तो फिर आपसे डायलॉग किस बात का होना है? आपसे इसी बात का डायलॉग होना है कि जो आपकी कंप्लेंट है, जो आपका शिकवा है, उसके लीगल कोर्स है। इंतखाबात होने के बाद अगर उस पर कोई शिकवे शिकायतें हैं तो इलेक्शन कमीशन फोरम है, उसके बाद जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो फोरम है, और या अदालतें फोरम है। उन तीनों फोरम्स पे, एक पे आप गए, वहां गाली गलौज करने के बाद आप उससे गैर मुतमईन हुए, दूसरे फोरम पे आप गए हुए हैं, वहां आप अपने केसेस को प्रॉपर परसू नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उसका इंतजार कर लीजिए। अगर आप उसके अलावा कोई रास्ता निकालना चाहते हैं जो जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलके कोई सियासी हल निकाले, कोई इसका और तब्दील करें और आइंदा के लिए भी रास्ते बेहतर करने की कोशिश करें, तो उसके लिए आपको सियासी कुव्वतों के साथ बैठना होगा। क़ायद साहब, किस किस्म के सियासी हल की बात कर रहे हैं? देखिए, एक तो मैं पहले अर्ज करता हूं। देखिए, सवाल ये है कि खान साहब पहले तो खुद किसी दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करें। वो तो किसी दूसरे के वोट को, उसके वजूद को, उसकी नेशनलिटी को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं जी कि सिर्फ वो लोग जो मेरे वोटर है वो वोटर है, बाकी तो वोटर ही नहीं है। वो तो जिन जमातों के लोग जनरली, यानी फर्ज करें वो कहते हैं कि मेरे 70 सीटें जो है वो चोरी हो गई, मिसाल के तौर, इसका मतलब है कि बाकी सीटें तो लोगों ने जनरली जीती हैं। उनके अपने हलकों में जहां उनके लोग जीते हैं वहां भी उनके मुखालिफ, यानी 30% वोट उनका है, मुखालफों के 70% वोट है। उसके किसी एक को वो मानने को तैयार हैं, किसी मैंडेट को मानने को तैयार हैं आपकी नजर में? अगर वो अच्छा क़ायद साहब, वैसे अगर इंडिपेंडेंट्स को एक पॉलिटिकल पार्टी मान लिया जाए, अगर इंडिपेंडेंट्स को पॉलिटिकल पार्टी मान लिया जाए, क्योंकि वो बल्ले का इंतखाबी निशान लिया गया तो इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट किया, तो बतौर इंडिपेंडेंट अगर हम समझ लें कि वो एक ग्रुप है तो वोट तो उनको पड़े हैं। सर, किसने लिया उनसे निशान? जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया। उससे लिया तो ना गया ना जी, उनकी अपनी टेक्निकलिटी में वो बाहर खा गए। लिया तो ये है कि जुल्म हुआ उनके साथ। ये तो पहले आप चलिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है सर, बल्ले का इंतखाबी निशान वापस हो गया। लिया, मैं आपके लफ्ज़ लिए, सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया सर, सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने लिया नहीं सर, लेना मतलब है उनसे छीनना होता है सर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वो सिंबल इस वक्त पड़ा हुआ है, यानी यूं कह ले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लेके अपने पास रख लिया, ऐसे कर ले सर। नहीं, ऐसे भी नहीं है जी, ऐसे नहीं है। देखिए ना, जो है वो अच्छा चलिए, मेरा सवाल ये नहीं है ना सर, मेरा सवाल ये है कि बतौर इंडिपेंडेंट्स भी वोट तो पड़े हैं और इंडिपेंडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में जीत के पार्लियामान के अंदर पहुंचे हैं। कोई शक नहीं है। तो ये प्रॉब्लम तो है ना सर, अगर कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी समझ लिया जाए इंडिपेंडेंट्स को, तसव्वुर कर ले थोड़ी देर के लिए, तो फिर उनका मैंडेट तो दिया है अवाम ने। मैं कब कह रहा हूँ नहीं दिया, तो यही वो कह रहे हैं, उनको मैंडेट दिया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो उनके खिलाफ वोट है उनको भी लोगों ने वोट दिए है ना। ट्रू, उनका भी तो मैंडेट अवाम का ही है ना। ट्रू, उसको इमरान खान साहब ये उनकी जमात मानने को तैयार है? वो आपको हुकूमत में मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं हुकूमत हमारी बनती थी, ये हुकूमत मांगे ताकि चोरी शुदा मैंडेट की हुकूमत। मेरे भाई, ये बात भी गलत है। सवाल मैं तो ऐसा नहीं हो रहा हूँ,
पहले तो ये है कि वो किसी दूसरे को भी तस्लीम, अच्छा उसको माइनॉरिटी ही मान लें। वो कहते हैं मैं कसरत में हूँ, दूसरे माइनॉरिटी में, माने तो सही कि उनको भी लोगों ने वोट दिए हैं, वो तो मानते ही नहीं है। दूसरी बात, अब यहाँ आइए, अच्छा उनको किसने कहा कि वो हुकूमत ना बनाए? हमने तो कहा बनाए हुकूमत। क्या वो हुकूमत बना सकते हैं? इस वक्त जो ऐवान की सूरत हाल है, उस सूरत एक प्रेजम्पशन के ऊपर नहीं खड़े होना। आज जो सूरत हाल है उसमें किसी एक जमात के साथ मिलकर ही हुकूमत बन सकती है ना। 3 जमातें बड़ी जमातों के तौर पे आई। बिल्कुल कायरा साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन वहां वो धांधली का शोर मचाते हैं कि हमारी जीती हुई नशिस्तों पे हमें हराया गया। कैसे हो गई? मेरे भाई पहले मेरी बात सुन ले जी। बात यह है कि वो कहते हैं हमने उन्हें कहा कि आप अक्सरियत में हैं, आप बनाइए इंडिपेंडेंट, अपने वोट इकट्ठे करके हुकूमत बना लीजिए। वो ना मुस्लिम लीग के साथ मिलने को तैयार है, ना पीपल्स पार्टी के साथ मिलने को तैयार है, और किसी 2 जमातों के मिलने की सूरत में ही इस असेंबली से हुकूमत बन सकती है। अगर वो किसी के साथ मिलते नहीं ये तो बात क्या आपकी दुरुस्त है सर, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन वो यही तो कहते हैं कि जो नंबर हमारा था वो नंबर हमें नहीं दिया गया, हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, ये उनका वर्जन है। यार इस तरह बहस ही हो सकती, इस तरह आर्गूमेंट ही हो सकता। मैं तो आपको पहले कह चुका हूं कि प्रिजम्पशन के ऊपर बातें नहीं करनी। असेंबली से हुकूमत बनी ये है तो मैं तो सर आपके सामने उनका मुतालबा रख रहा हूं ना कि ये उनका मुतालबा है, नंबर 1। तो आ गया ना। दूसरी बात सर जो वो कर रहे हैं, दूसरी बात जो वो कर रहे हैं वो ये है कि जो कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में गिरफ्तार हैं उनको रिलीज किया जाए। भाई ये आप आगे एक और बहस है ना, उसको अलग से बहस करें। आपने जो बहस छेड़ी थी वो ये थी कि वो कहते हैं हम इंडिपेंडेंस आए, तो इंडिपेंडेंट इस वक्त जितने हैं वही आए हैं ना। उनके साथ जाती हुई उनसे निशान छीना गया, उनके वोट बदल दिए, फला 10,000 निजाम होंगे। जो इंडिपेंडेंट्स इस वक्त असेंबली के अंदर है उन्हीं ने हुकूमत बनानी थी ना। जो बाकी क्लेम है वो अलग है, उन क्लेम्स के बारे में तो पहले हम बात कर चुके हैं। सर ये बात तो मैं मानता हूं, ये दुरुस्त बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूं कि मुतालबा उनका ये है ना कि हमारे लोग ज्यादा तादाद में जीते हुए थे, उनको हरवाया गया। करने का तरीका क्या है जी, तो उसका मैं जिक्र कर चुका हूं पहले कि उनका मुतालबा पूरा करने का तरीका ये है कि वो कुछ फोरम्स हैं, आइन उनको या कानून उनको वो फोरम देता है ना कि इन फोरम से तो बात करें। इलेक्शन कमीशन है, ट्रिब्यूनल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, उनके फैसलों को वो मानने को तैयार नहीं है। तो चौथा फोरम जो अवामी फोरम हो सकता है, सियासी फोरम हो सकता है, उस पे बैठी सियासी जमातों से वो बात करने को तैयार नहीं है। फौज को वो गालियां दे रहे हैं, तो फिर किसके साथ कैसे उनको रेमेडी मिलेगी? ये तो एक कहानी है ना, और कहानी को जितना लंबा करता जाएंगे उस पर बहस होती रहेगी। ठीक। अच्छा सर, अब इलेक्शन कैंपेन में बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि उनकी हुकूमत होगी तो कोई सियासी कैदी नहीं होगा। अब इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ है कि बहुत बड़ी तादाद में जो कारकुनान को नाहक गिरफ्तार किया गया है उनको रिलीज किया जाए, तो क्या पीपल्स पार्टी इस स्टांस को सपोर्ट करती? देखिए, हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा है कि जिन लोगों के खिलाफ केसेस हैं उनके केसेस को, बल्कि हुकूमत बनने से पहले से कह रहे थे कि उनके खिलाफ कोई ट्रायल किए जाए, अदालती फैसले किए जाए। गुनाहगार है तो सजा दें, बेगुनाह तो बरी करें। जी। और जिन लोगों को अमनो अमान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए गिरफ्तार किया गया है या जिनके ऊपर डायरेक्ट कोई चार्ज नहीं है, उनके लिए वैसे ही नरम गोशा पैदा करना चाहिए, भले उनसे कोई कोताही हुई भी है। इवन देन हम तो ये कह रहे हैं, लेकिन ये बात उस तरफ से नहीं हो रही। वो तो सिर्फ गलत पे खड़े हैं। नहीं, ये बात वो कर रहे हैं कि हमारे कम से कम गिरफ्तार लोगों को रिलीज तो करे ना, ये बात तो कर रहे हैं। बात तो ये है, नहीं कोई बात नहीं कर रहा। गिरफ्तार लोगों में तो इमरान खान भी हैं, वो लोग भी हैं जो 9 मई के वाकयात में शामिल हैं, तो फिर सेग्रीगेट करें ना उसको। वो कहते हैं हमारे 10,000 कारकुनान पकड़े हुए हैं, उनको रिलीज किया जाए। मतलब इमरान खान, एज फार एज इमरान खान इज कंसर्न्ड सर, आप मुझे 10,000 की लिस्ट दे दीजिए, मैं गवर्नमेंट को देता हूँ, कहता हूँ जब इनको चेक करके जो बेगुनाह इनको निकाले। गवर्नमेंट तो वेल इन्फॉर्म्ड है सर, आपके पास सारी लिस्टें मौजूद है। 10,000 का एक मफरूजा है ना भाई। अब क्योंकि ये पीटीआई ने कहा है इसलिए हर पे आखिर हो गया, इसलिए आप उसको बहुत गलत समझ रहे हैं। मैं क्या करूँ इस पे? मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा मुतालबा, और दूसरी बात है मेरी हुकूमत नहीं है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। मेरे अपने पास इस वक्त मैं बिल्कुल हुकूमत का इत्तेहादी हूँ, लेकिन हुकूमत के साथ शामिल नहीं हूँ। हुकूमत के अंदर फैसले मुस्लिम लीग ने, उनकी वजीर आजम ने, उन्होंने खैर साहब वैसे ये तो क्लियर करें कि हुकूमत है किसकी? मुस्लिम लीग नून कहती, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं भाई हमसे गिला ना कीजिएगा, हमारी हुकूमत कोई नहीं है। कल को अगर हुकूमत डिलीवर नहीं करती तो फिर हमारा कोई जिम्मा नहीं है, तो किससे पूछे सर? आप जब हुकूमत है इस इत्तेहाद की जो इस वक्त एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में बैठा है, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी है, जिसमें मुस्लिम लीग काफ भी है, जिसमें
MQM भी है, जिसमें बाकी जमातें भी हैं। पीपल्स पार्टी उस एग्जेक्टिव अथॉरिटी का हिस्सा नहीं है जिस फैसले करने हैं। हम पार्लियामान के अंदर उनको सपोर्ट कर रहे हैं हुकूमत में। अच्छा सर, कुछ ये बहुत बेहतर बड़ा होता है फर्क कार्य है। साहब, जब कुछ बेहतर हो रहा होता है या हुकूमत परफॉर्म करती है तो एवरीबडी वांट्स टू टेक क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है कि हुकूमत में होते हुए आई मीन नून लीग भी है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारा इससे कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है, तो क्या आप ये डिस्क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? यानी आप लगता है कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाएगी या नहीं, या ये अहलियत नहीं रखती कि डिलीवर करे, परफॉर्म करे? कौन सी मुस्लिम लीग का हमारा ताल्लुक नहीं है? राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है ना सर। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। शहबाज शरीफ साहब किसी ये अवामी लीग के मेंबर हैं, उनकी कैबिनेट जो है ये किसी कांग्रेस के मेंबर्स हैं, या उनकी जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं ये ANP के मेंबर्स हैं, या ये मुस्लिम लीग नून है। उनके एक बंदे या दो बंदे का अपनी राय है। राना साहब उनके सीनियर बंदे हैं, बिल्कुल राय है, लेकिन उसकी राय को जमात की राय मुंतबिक कर देना, ये जमात उसको ऑन कर, ये तो बड़ी जाती वाली बात है भाई। नहीं सर, लेकिन सिर्फ एक राना सनाउल्लाह ही तो नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। वो मैं मतलब जावेद लतीफ हो गए, अफनान उल्लाह हो गए, दीगर है, वो नून लीग में बैठे हुए। दूसरे तीसरे के बाद चौथा नाम नहीं होगा। और ये जमातों के अंदर इख्तिलाफ राय होता है, लेकिन नून लीग को रिप्रेजेंट इस वक्त राना साहब नहीं कर रहे, शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, मरियम साहबा कर रही हैं, वो उनके सरबराहान है। आप अगर उनकी तरफ से हो सकता है वो भी यही सोच रहे हो कायरा साहब। अच्छा, आप सोचने पे तो आपका दायरा कार है। मैं तो जी लेकिन हमने तो सोच रहे हैं ना सर कि हम पूछेंगे किससे, जवाब तलबी किससे करेंगे सर। देखिए, मेरी गुजारिश सुनिए, मैं तो उनके बोले हुए अल्फाज का जवाब दूंगा। उनके सोचने में क्या है मैं कैसे सोच सकता हूँ, आपको शायद कोई अंदाजा हो। अच्छा कायरा साहब, एट दिस पॉइंट इन टाइम अब बातें तो जाहिर है, जब आप ऑपोजिशन में थे तो उस वक्त भी आपने कहा था चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, ये बिल्कुल जरदारी साहब ने भी कहा, बिलावल साहब, अब भी ये बात तो हो रही है, लेकिन दोनों तरफ से जाहिर है फायर फाइटिंग प्रैक्टिकली तो नहीं हो रही, तो इसके इम्कानात कितने मादूम है कि कोई मफामत हो जाए, बातचीत हो जाए, कोई डेडलॉक खत्म हो, डायलॉग हो जाए, तो इसके जो इम्कानात है वो तो खासे मादूम होते हुए नजर आते हैं। हम कमजोर है, लेकिन ये फरमाइए कि मुज़ाकरात का तरीकाकार क्या हो सकता है? मुज़ाकरात करने के लिए क्या बुनियादी शर्त है? सर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं। नहीं, उसमें दो बुनियादी फरीक है ना जी, दो बुनियादी फरीक हैं, एक अपोजिशन है, एक हुकूमत है। इस वक्त हुकूमत की साइड पे कुछ लोग बैठे हैं, कुछ अपोजिशन में बैठे हैं। तो अपोजिशन की तरफ बैठे हुए इमरान खान साहब को कम से कम ये तो अंदिया देना चाहिए। हम तो उस वक्त जब PDM की हुकूमत थी, हमने डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया, उसको सबूताज किया खान साहब ने। आपको याद है ना, 6 मई को कामयाब हो चुके मुज़ाकरात को बर्बाद किया इमरान खान साहब ने, और 9 मई के बाद ये अजाब अपने लिए भी और मुल्क के लिए भी झेल लिया। उसके बाद इस इलेक्शन के बाद भी हमने मुज़ाकराती अमल शुरू किया। हमने अपनी CEC में फैसला करके पीपल्स पार्टी ने, और हमने एक कमेटी तश्कील दी। अगले दिन खान साहब ने कहा इन 3 जमातों से बात नहीं हो सकती, अगर नहीं हो सकती तो हम दीवारों से बातें करें या आपसे करें, क्या करें? तो किसी तरफ ये भी तो बताएं कि अगर कोई बंदा, आज भी वो यही बातें कर रहे हैं, अगर कोई बंदा बात करने को तैयार नहीं है और उसकी पॉलिटिक्स को बात करना सूट नहीं करता, लड़ाई सूट करती है, वो जिधर मुंह करता है वो लड़ पड़ते हैं। वो पाकिस्तान के दोस्तों के साथ भी लड़ पड़ते हैं, वो पाकिस्तान के इदारों के साथ भी लड़ पड़ते हैं, वो सियासी जमातों से भी लड़ने को अपनी बता समझते हैं। उसका क्या इलाज हो सकता है? कायर साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हुकूमतें अपनी मिसमैनेजमेंट, बैड परफॉर्मेंस और पुअर परफॉर्मेंस और बैड गवर्नेंस की तरफ वजह से जाती हैं, लेकिन ऑपोजिशन अगर तगड़ी हो तो हुकूमत को कमज़ोर ज़रूर करती है या टफ टाइम ज़रूर देती है। अब कल देखा हमने पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में ऑपोजिशन ने जो किया, शोर शराबा रहा। अब वो सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं। 21 अप्रैल से पंजाब के अंदर जलसे होने जा रहे हैं और 21 को ही पंजाब में बाई इलेक्शन भी है। तो आने वाले दिनों में क्या आप देख रहे हैं कि हुकूमत के लिए हुकूमत करना मुश्किल कर देगी ऑपोजिशन? एक तो जो असेंबलियों के अंदर होता है ना जी एहतजाज, ये हमारे लिए और आपके लिए कोई नई बात तो नहीं थी। आपके लिए कोई गैर मामूली वाकया था ये कल वाला? नहीं, बिल्कुल होता है, पूरी दुनिया की पार्लियामान के अंदर होता है। अच्छा, और हमारी पार्लियामान के अंदर ये बहुत अरसे से हो रहा, हम भी करते रहे, हमारे खिलाफ भी होता रहे, ये बात भी है, ये हम भी इससे मुबर्रा नहीं है। हम ये कहें कि इन्होंने किया, खराब किया, हम भी करते रहे, हमारे खिलाफ भी होता रहा। लेकिन अर्ज ये है कि कल का एक इवेंट था, वो तकरीर होनी थी जॉइंट सिटिंग में, वो तकरीर हो गई, लोगों ने सुन ली, पाकिस्तान के अवाम ने सुन ली, शोर शराबे में हो गई। आज वो रिपोर्ट हो गई तो तकरीर तो नहीं रुकी, वो प्रोसेस तो चलता रहा।
असेंबली के अंदर क्या होगा? जिस वक्त, मैं आपको अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ, जी जी जिस वक्त अपोजिशन शोर कर रही होती है, हुकूमत सबसे ज्यादा खुश होती है। ये बड़ा अजीब ख्याल है आपका कि हुकूमत बड़ी मुश्किल में होती है। हुकूमत इसलिए खुश होती है कि अपोजिशन ने हुकूमत के बिलों का या हुकूमत के फैसलों का एहतसाब करना होता है अपने क्रिटिसिज्म के जरिए असेंबलियों के अंदर। वहां खड़े वो नारे मार रहे हैं, जो एजेंडा आइटम आता है, अगर एक तरफ से शोर हो रहा है, स्पीकर साहब उसको एजेंडा आइटम पुट करते हैं, वोट कराते हैं, यस किया और आगे चले। ये तो गवर्नमेंट के लिए तो ये बड़ा आसान काम होता है, लेजिस्लेशन सबसे आसान हो जाती है। दूसरा जो बात है सड़कों पे आने का, हम भी जी लॉन्ग मार्च करते रहे, सड़कों पे आते रहे, एहतजाज करते रहे, हमारे खिलाफ भी लोग सड़कों पे आते रहे, एहतजाज करते रहे, धरने देते रहे, हमारे खिलाफ भी धरने हुए, मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी धरने हुए, जुलूस निकले, पता नहीं क्या क्या हुआ। क्या उससे हुकूमतें गिर गई थी? हुकूमतें गिरने का अमल दो तरह हुआ। एक 58(2)B का इस्तेमाल करके सदर ने हुकूमतें खत्म की। अब ना 58(2)B रह गई है और अब 58(2)B को खत्म करने वाला आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान के तौर पर सदर हाउस में मौजूद है। लिहाजा अब ये रास्ता तो बंद है। रही बात कोई अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता निकल आए, बिल्कुल इस वक्त इत्मीनान से मैं कह सकता हूँ कि आज हमारे इदारों के अंदर भी ये वेल खत्म हो चुकी और वो भी समझते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस को कंटिन्यूसली जारी रहना चाहिए। तो ये कहना कि इससे कोई बड़ा फर्क आ जाएगा। नहीं कारी साहब, ये तो मैंने अपने सवाल में भी कहा ना कि हुकूमतें गिरती नहीं लेकिन कमजोर जरूर हो जाती हैं, तो वेरी क्विकली आप समझते हैं कि कमजोर होगी? यहाँ मैं आपकी ये बात आपकी दुरुस्त है कि एहतजाज से बहरहाल यकीनन जो मुलाकात जिंदगी है उसमें डिस्टर्बेंस होती है, गैर यकीनी की कैफियत होती है, अपोजिशन देते दे रही है। हमें भी 5 साल हर हफ्ते, इस हफ्ते हुकूमत गई कि अगले 2 हफ्ते 15 दिन बाद गई, इसी तरह हमने 5 साल हुकूमत की थी। मियां नवाज शरीफ साहब को भी हम डेटा ही देते रहे थे, बहुत सारे हमारे दोस्त, लेकिन वो 5 साल उनकी असेंबली भी चल गई थी। लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि इससे फायदा नहीं होगा, बल्कि जो बहस इस वक्त शुरू की गई है, जो तरीकाकार इख्तियार किया गया है, ये मुल्क के भी खिलाफ है। हम करते रहे, हम भी करते रहे, लेकिन अब हमें माजी से सीख लेना चाहिए सबको, और हमें चाहिए कि हम असेंबलियों के अंदर खड़े होकर हुकूमत की जो पूरी कारकर्दगी है उसका एनालिसिस करें, उस पर रिसर्च करें। और मुश्किल वक्त होता है कि अगर अपोजिशन तकारीर के जरिए अपना नुक्ता नजर अवाम तक लेके आए। खाली शोर शराबे से आप चीजें कंफ्यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब। फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। ये मामला इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि इस वक्त की हुकूमत जो उस धरने की वजह से काफ़ी मुतासर हुई थी, वो आज भी मखलूत ही सही लेकिन हुकूमत में है। नून लीग ने इस धरने को आने वाले हर इंतखाब में अपनी इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बनाया, बल्कि इसको बुनियाद बनाकर उस वक्त मुख्तलिफ जजेस और उस वक्त के फौजी सरबराह जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और DG-ISI को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन अब जब इस पर कमीशन कायम हुआ तो इस पर दिए गए बयानात से मालूम होता है कि नून लीग की अक्सरियत जो उस वक्त धरने मुआहदे में फ्रंट लाइन पर थी, उसने कमीशन के सामने बयान में जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के अमल दखल को हुकूमती मर्जी और मंशा के मुताबिक बताया। इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से अब वक्फे से सामने आ रहे हैं, साथ ही वजाहतों का भी एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है। ऐसे इकबाल के बाद अब उस वक्त के वज़ीर कानून जाहिद हामिद, आज के वज़ीर आज़म और उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ के कमीशन को दिए गए स्टेटमेंट पर भी मंजर आम पर आ चुका है, जिसके वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी इस मामले पर लबकुशाई कर रहे हैं। ताज़ा पेशरफ्त में शहबाज शरीफ का कमीशन के सामने दिया गया बयान सामने आया और उसके मुताबिक उन्होंने उस वक्त पंजाब में अमन अमान के मामलात पर काबीना की ज़ेली कमेटी बनाए अमन तश्कील दी थी, जिसमें सूबाई वज़ीर कानून और बाज़ दीगर अहम सूबाई वज़रा शामिल थे। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में बताया कि TLP पर पाबंदी से मुताल्लिक इंटेलिजेंस की कोई रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं की गई थी और ना ही उस वक्त फैज़ाबाद धरने का अंदाज़ा था। DC रावलपिंडी, कमिश्नर, CPO और RPO को ज़ेली कमेटी बनाए अमन अमान से वाज़ेह हिदायत मौसूल हुई थी। अफसरान को हिदायत थी कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया को हर मुमकिन तावन फराहम करे। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब का अपने बयान में कहना था कि किसी तंजीम पर पाबंदी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में दिए गए सख्त मयार के तहत होती है। पाबंदी वजारत दाखिला अपने मैंडेट के मुताबिक आयद कर सकती थी। ताकत के इस्तेमाल से मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती थी। शहबाज शरीफ के बयान में कहा गया है कि TLP के रहनुमाओं के साथ सियासी मुज़ाकरात हो रहे थे। TLP और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुआहदे में इत्तफाक किया गया था। तय हुआ था कि TLP रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुकदमात कानूनी तरीक़ाकार के बाद वापस लिए जाएंगे। तहरीक लब्बैक के धरने से इब्तदाई स्टेज पर निमटना पंजाब हुकूमत की नाकामी थी। इस सवाल पर ने कहा कि कमेटी ने एहतजाज करने वालों पर एक्शन से रोका था।
शहबाज शरीफ के इसी बयान के बाद ही शायद कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा कि उस वक्त की पंजाब हुकूमत ने मुजाहिरीन से निपटने के लिए मुकम्मल और मुनासिब हिकमत अमली इख्तियार नहीं की। इसी तरह उस वक्त के वज़ीर कानून जाहिद हामिद का भी कमीशन के सामने दिया गया स्टेटमेंट सामने आ गया है, जिसमें इंकशाफ किया गया कि 26 नवंबर 2017 की शाम ISI के जूनियर अफसरान लाहौर में मेरे घर मुझसे इस्तीफ़ा लेने आए। उन्होंने बताया कि फैज़ हमीद ने तजवीज़ दी कि मुख्तसर वक्त के लिए इस्तीफ़े पर गौर कर सकते हैं। फैज़ हमीद समझते थे कि कुछ अरसा छुट्टी पर भी चला जाऊँ तो TLP मुतमईन हो जाएगी। साबिक वज़ीर के मुताबिक उन्होंने फैज़ हमीद को कहा कि वज़ीर आज़म को पेशकश कर चुका हूँ, मगर वो मानने को तैयार नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था कि हुकूमत तोड़ देंगे, वज़ीर को मुस्ताफ़ी नहीं होने देंगे। जाहिद हामिद ने बताया कि जब पुलिस एक्शन नाकाम हुआ तो एहसास हुआ वाहिद मुतबादिल फ़ौज की मुदाखलत होगी जो अच्छी नहीं होगी। जाहिद हामिद ने पहले एहसन इकबाल का भी धरना कमीशन को दिया गया स्टेटमेंट जो इससे पहले जाहिद हामिद से पहले सामने आया, जिसमें यह इंकशाफ हुआ कि तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदा पहले किया गया था, जो उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को बाद में दिखाया गया था। एहसन इकबाल ने धरना कमीशन को बयान दिया कि वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआहदा देखा तो एतराज़ किया। बयान में एहसन इकबाल वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर के इस्तीफ़े और फैज़ हमीद के मुआहदे में नाम पर एतराज़ किया था। उन्हें बताया गया कि मुआहदा तो हो चुका, इस पर दस्तखत भी हो गए, अब इससे पीछे नहीं हट सकते। यानी एहसन इकबाल ने अपने बयान में इस बात को तस्लीम किया कि उन्होंने मुआहदा करने से पहले अपनी हुकूमत और वज़ीर आज़म को एतमाद में ले लिया था। मुआहदा पहले किया और शाहिद खाकान अब्बासी को बाद में बताया गया। इस धरना कमीशन की रिपोर्ट के वक्फे से मंदरजात और बयानात सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि शाहिद खाकान अब्बासी जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे वो समझते हैं कि धरना कमीशन की रिपोर्ट का अक्सर हिस्सा लीक हो, इससे बेहतर यह है कि इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाए। धरना कमीशन की रिपोर्ट एक तरह इस वक्त की हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट जाहिर हो रही है, जिसमें उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को क्लीन चिट दे दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फैज़ हमीद ने बतौर मेजर जनरल DGC ISI मुआहदे पर दस्तखत करने थे। उस वक्त के DG ISI और आर्मी चीफ ने फैज़ हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी थी। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन के मुताबिक फैज़ हमीद के दस्तखत पर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी इत्तफाक किया था। रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने की बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी। जुड़वा शहरों की पुलिस में राब्ते के फुकदान की वजह से हलाकतें हुई। अब ये सारा मामला अपनी जगह पर है। इस पर जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट मिली या इदारे को क्लीन चिट मिली, ये एक सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन उसके बाद जो एक सोसाइटी का स्कैंडल आया और उस स्कैंडल के मामले के ऊपर अब फ़ौज के अपने अंदर एहतसाब का अमल शुरू हुआ। एक इंक्वायरी कमेटी सर्विंग मेजर जनरल की सरबराही में बन गई है। तो इस पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि अगर जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट मिलनी होती इस पर्टिकुलर अंदर तो फिर इंक्वायरी कमेटी ना बनती। मुल्क अंदरूनी और बैरूनी तौर पर बैक वक्त मुख्तलिफ महाजों में घिरा हुआ है। पहले गज़ा इसराइल की जंग, फिर ईरान का इसराइल पर हमला और अब इसराइल का जवाबी हमला। ये वो इश्यूज़ हैं जो यकीनन हमारे लिए भी परेशानियों में मज़ीद इजाफा कर सकते हैं, ख़ित्ते को परेशानी में मुब्तला कर सकते हैं। हम जोग्राफियाई तौर पर अब ईरान के हमसाए हैं और हमें बहुत से कदरे मुश्तरक भी हैं, इसलिए ये जंग हमें ज़रूर मुतासिर करेगी। पहले भारत से हमारी जंगें, अफ़गानिस्तान में आलमी जंगें, और अब ईरान इसराइल जंग से तो ऐसा लग रहा है कि जोग्राफिया हमारा अपना गला घोंट रहा है। इसराइल ईरान जंग की शक्ल में हमें अंदरूनी और बैरूनी दबाव का सामना भी होगा और बहुत से ख़तरात भी दरपेश होंगे, और उसमें देखना यह है कि हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं इस सारे मामले के अंदर। लाइकली ईरानी सदर का जो पाकिस्तान का दौरा है वो भी 22 अप्रैल को स्केजुल्ड है। अब इस दौरे के हवाले से भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि इस वक्त इसराइल के साथ जो एक तनाज़ा और महाज ओपन हुआ है, दौरा होता है नहीं होता, और फिर पाकिस्तान से ईरान की जानिब से भी क्या मुतालबा किया जाता है। एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आलमी दुनिया पर ईरान इसराइल कशीदगी के जो असरात हैं वो मरतब होना शुरू हो गए हैं, और इस बात का अंदाज़ा इस खबर से लगाया जा सकता है कि आलमी मंडियों में जो तेल की कीमतें हैं उनमें 3% इजाफा हुआ है। बरतानवी जो खाम तेल है तकरीबन $2.63 $2.63 कह लें कि वो महंगा हो गया है, और इसकी नई कीमत जो है वो $89.74 फ़ी बैरल रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा अमरीकी खाम तेल जो है वो $2.56 महंगा होने के बाद तकरीबन $84.66 फ़ी बैरल पर आ गया है। तो इकोनॉमिक डोमेन के अंदर भी इसकी इम्प्लीकेशंस तो हैं। अब देखना यह है कि इससे पाकिस्तान आने वाले दिनों में कैसे कॉप अप करता है। पाकिस्तान एक तरफ अंदरूनी और बैरूनी तौर पर बढ़ती सियासी और सिक्योरिटी कशीदगी से दोचार है, तो दूसरी तरफ मुल्की मईशत गिरदाब में है। आलमी इदारे पाकिस्तान को तवील मुद्दती की बजाय कलील मुद्दती प्रोग्राम लेने पर कायल कर रहे हैं, तो साथ में वो पाकिस्तान को ऐसा मुल्क भी करार दे रहे हैं जो जंग ज़दा है। बैन अल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF ने पाकिस्तान को इस साल संगीन तनाज़ात का सामना करने वाले 6 ममालिक इराक़, पाकिस्तान, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन में शामिल किया है, और कहा है कि तनाज़ात और सख्त मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसी हालात इनकी माशी पैदावार पर असरअंदाज होंगे।
यानी ईरान को भी इन ममालिक की फहरिस्त में ला खड़ा किया गया है। एक तरफ पाकिस्तान IMF के दर पे दस्तक दे रहा है, दूसरी तरफ IMF पाकिस्तान को आईना दिखा रहा है। अब लेट्स सी कि पाकिस्तान के पास इन जंगज़दा ममालिक किन ममालिक की फहरिस्त से निकलने के लिए क्या है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तक ख्याल। अल्लाह।